दोस्तों, जिस मिशन का हम सभी को इंतजार था, फाइनली वो मिशन अपनी उड़ान तो भर चुका है, लेकिन मिशन चंद्रयान-3 अभी पूरा नहीं हुआ है। साथियों, आपको बता दें कि केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान-3 के उड़ान भरने पर नहीं थी, बल्कि इसका चंद्रमा की धरती पर कम स्पीड में उतरने पर है। क्योंकि हम पहले भी 2 मिशन चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन इन्हें चंद्रमा की धरती पर उतारने में कामयाब नहीं हो सके। चंद्रयान-3 जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट मिशन है, उसे इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से 14 जुलाई 2023 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को चंद्रमा के साउदर्न पोल यानी दक्षिण ध्रुव पर स्लो स्पीड में उतरेगा। और यदि ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत चौथा ऐसा देश हो जाएगा जो चंद्रमा की धरती पर पहुंचने वाला होगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउदर्न पोल की उबड़ खाबड़ और -230 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली धरती पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, मून के साउदर्न पोल पर लैंड करना इतना आसान नहीं है जितना मून के दूसरे एरियाज पर। आप सभी को चंद्रयान-2 मिशन तो याद ही होगा, जिसे भारत ने 2019 में लॉन्च किया था। वो मिशन भी साउदर्न पोल पर ही भेजा गया था, जो लैंडिंग करते समय क्रैश हो गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि चंद्रयान-2 के फेल होने के बाद आखिर क्यों भारत फिर से साउदर्न पोल पर ही लैंडिंग करना चाहता है। साउदर्न पोल पर लैंडिंग करना उनकी बाकी मून सर्विसेज से इतना मुश्किल क्यों है? इसके साथ ही क्या भारत को ये लूनर मिशन इस बार कामयाबी देगा? और अगर हो जाता है तो भारत को इस मिशन से क्या फायदे हो सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए चंद्रयान-3 मिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जान लेते हैं। व्हाट इज चंद्रयान-3? दोस्तों, चंद्रयान-3 भारत का तीसरा लूनर मिशन है जो मून के साउथ पोल पर लैंड करेगा और वहां पर मौजूद सरफेस के केमिकल कंपोजिशन को एग्जामिन करेगा। चंद्रयान-3 को 3 पार्ट्स में समझा जा सकता है। पहला, प्रपल्शन, ये स्पेसशिप को मून के ऑर्बिट तक ले जाने में हेल्प करेगा। दूसरा, लैंडर, इसमें रोवर को कैरी किया गया है और ये रोवर के साथ मून सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तीसरा रोवर, इसे प्रज्ञान का नाम दिया गया है। ये एक तरह का रोबोट है जो मून के सरफेस पर घूम घूम कर डेटा कलेक्ट करेगा। इसमें 2 इक्विपमेंट्स APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड LIBS यानी कि लेजर इंक्लूडेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी लगे हैं जो मून सरफेस की स्टडी करेंगे। दोस्तों, रॉकेट की बात की जाए तो इसमें LVM-3 रॉकेट का यूज किया गया है, जो GSLV M11-1 रॉकेट जिसका यूज चंद्रयान-2 में किया गया था उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है और इसकी लोड कैपेसिटी भी ज्यादा है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि चंद्रयान-3 को बनाने की लागत चंद्रयान-2 से भी काफी कम है। दरअसल चंद्रयान-2 मिशन के लिए टोटल कॉस्ट 970 करोड़ रुपए आई थी, जबकि चंद्रयान-3 सिर्फ 615 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है। अगर देखा जाए तो आजकल की बॉलीवुड मूवी को बनाने की कॉस्ट भी इससे ज्यादा आती है। दोस्तों, इसरो ने कम लागत में अपडेटेड वर्जन ऑफ चंद्रयान-2 सक्सेसफुली लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन सफलता का रियल सफर अब शुरू हुआ है। आने वाले 41 से 42 दिन जब तक लैंडर चंद्रमा के सरफेस पर लैंड नहीं कर जाता, तब तक मिशन को सक्सेसफुल कहना नहीं होगा। हालांकि इसरो ने इस बार लैंडर और रोवर में काफी चेंजेस किए हैं ताकि साउथ पोल पर स्मूथ लैंडिंग की जा सके, लेकिन फिर भी इसरो के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं जो भारत के इस मिशन को सक्सेसफुल होने से रोक सकते हैं। और ये चैलेंजेस क्या हैं? आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस? दोस्तों, अगर बात की जाए चंद्रयान-3 मिशन के लिए सबसे बड़े चैलेंज की, तो वो है साउदर्न पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, क्योंकि साउदर्न पोल चंद्रमा के बाकी की धरती से बहुत अलग है।
इसलिए आज तक जितने भी लूनार मिशन भेजे गए हैं वो मून के इक्वेटोरियल एरिया पर ही लैंड हुए हैं, जहां का एरिया समतल है और टेम्परेचर भी सामान्य है, जबकि दूसरी तरफ साउदर्न पोल पर माउंटेन्स और गड्ढे हैं। और ये गड्ढे कोई नॉर्मल छोटे मोटे गड्ढे नहीं है, बल्कि इनमें से तो कुछ गड्ढे इतने गहरे और बड़े हैं कि इनकी लेंथ ही 3 किलोमीटर तक की है। ऐसे में लैंडिंग करवाना और रोवर को वहां एक्सप्लोर करना खुद में एक बड़ा टास्क है। और अगर लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर भी लेता है तो इसके बाद साउदर्न पोल के टेम्परेचर में मशीनों को ऑपरेट करना और उन्हें सरवाइव कराना दूसरा सबसे बड़ा टास्क होगा, क्योंकि साउदर्न पोल मून का वो हिस्सा है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। असल में ये शैडो जोन है, जिस कारण वहां पर हमेशा अंधेरा होता है। इसके अलावा असल में ये शैडो जोन जिसका टेम्परेचर -230 डिग्री से भी नीचे रहता है। Why only the Southern Pole? दोस्तों, अब ये सवाल आपके भी मन में जरूर उठ रहा होगा कि अगर साउदर्न पोल पर लैंड करना इतना मुश्किल है तो इसरो साउदर्न पोल पर ही अपना मिशन क्यों लेकर जा रहा है। इवन इससे पहले भी भारत 2019 में चंद्रयान 2 मिशन साउदर्न पोल पर लैंड करवाने में नाकामी हासिल कर चुका है, तो फिर से वहीं सेम गलती क्यों दोहराई जा रही है। दरअसल दोस्तों, भारत चाहे तो वो अमेरिका और चीन की तरह मून के समतल एरिया पर लैंडिंग कर सकता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि साउदर्न पोल के अलावा मून का जो बाकी एरिया है, स्पेशली इक्वेटर वाला एरिया, उसे बाकी देश एक्सप्लोर कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ साउदर्न पोल पर आज तक कोई भी पहुंच नहीं पाया है। और अगर चंद्रयान 3 इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत दुनिया को चंद्र का वो हिस्सा दिखा सकता है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। इसके अलावा साइंटिस्ट को यहाँ पर क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में पानी के एविडेंस भी मिले हैं, जिस पर साइंटिस्ट का ये मानना है क्योंकि ये वाटर काफी सालों से जमा हुआ है, इसके नीचे मिनरल्स हो सकते हैं, और क्योंकि ये एरिया अनएक्सप्लोर्ड है तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें यूनिवर्स के ओरिजिन से संबंधित कुछ एविडेंस मिल जाए। यानी अगर भारत अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए कामयाबी होगी। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत से चैलेंजेस का पार होना भी बाकी है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ 100% सॉफ्ट लैंडिंग? अब ऐसे में आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि इसरो इस बार मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाबी हासिल कर पाएगा, और चंद्रयान 3 में ऐसे कौन से चेंजेस किए गए हैं जो चंद्रयान 2 में नहीं थे। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्रयान 3 असल में चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन है। चंद्रयान 2 में इसरो ने लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर भेजा था, लेकिन लैंडर और लैंड करने से पहले क्रैश हो गया था, जिसके कारण मून सरफेस नहीं बल्कि स्पीड थी। दरअसल जब लैंडर ने मून की कक्षा में एंटर किया तो उसके स्पीड कम होनी चाहिए थी, लेकिन वो स्पीड कम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। अब लैंडर भले ही क्रैश हो गया था, लेकिन इसका ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा है, और इस ऑर्बिटर का यूज चंद्रयान 3 में भी किया जाएगा। इसका एक फायदा चंद्रयान 3 मिशन में इसरो को भी ये मिला, क्योंकि ऑर्बिटर पहले से मौजूद है तो उसकी जगह LVM-3 रॉकेट ज्यादा फ्यूल कैरी कर पाएगा, जिससे लंबे समय तक नेविगेशन करने में फायदा मिलेगा। इसके अलावा चंद्रयान 2 मिशन को फेल करने वाले कॉज स्पीड को कंट्रोल करने के लिए चंद्रयान 3 में एक्स्ट्रा सेंसर लगाए गए हैं ताकि स्पीड कंट्रोल की जा सके। ये सेंसर फॉलो बैक वैकल्पिक सिस्टम पर काम करेंगे, अर्थात अगर किसी क्षण या कारण सेंसर खराब हो जाता है तो दूसरा सेंसर एक्टिव हो जाएगा। इसके साथ ही लैंडर को भी इतना मजबूत बनाया गया है कि वो लैंडिंग प्रेशर को झेल सके और मून के सरफेस पर आराम से लैंडिंग कर सके। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार इसरो पूरी प्रिपरेशन के साथ मून पर लैंडिंग करने के लिए तैयार है। साथ ही हमें उम्मीद भी है कि इस बार इस मिशन में सफलता हासिल होगी और दुनिया को मून का वो अनदेखा पहलू दिखाया जाएगा जहां अभी तक कोई नहीं जा सका है। ये मून की मैपिंग करने में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ हमें मून की एक्यूरेट 3D इमेज बनाने में भी मदद करेगा। इसके अलावा हमारा यह मिशन बाकी देशों के लूनर मिशन के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगा। आने वाले कुछ सालों में अमेरिका भी अपना लूनर मिशन मून के साउथ पोल पर भेजने की तैयारी कर रहा है,
इसमें यूएसए के एस्ट्रोनॉट्स के साथ इंडिया के एस्ट्रोनॉट भी मून पर जाएंगे और मून की स्टडी करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 जरूर सक्सेसफुल होगा। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर करें। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फैमिली के और फ्रेंडों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।